हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज रोटेशनल मोशन का तीसरा लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो रेडी हो जाइए। आज का जो तीसरा लेक्चर है हमारा रोटेशनल मोशन का, वो करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात किए थे। लेकिन पिछले लेक्चर में जो बात हुआ था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारा होगा। रॉड होगा आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, बहुत सारा चीज होगा। और ये सब हम लोग देखेंगे। कुछ है कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बताएंगे और बन जाएगा, कुछ चीज के लिए थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे लेक्चर्स में मिलेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ बेसिक फैक्ट जो हमको अभी जानना है, कि चूंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में जब एंट्री मार रहे हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट जानकारी होना चाहिए। बहुत ही छोटा चीज है। जो भी बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तो वहां पे ये सारा चीज आपको जरूरत पड़ेगा। विशेष करके एलिमेंट लेना, व्हाट इज एलिमेंट, है ना। उसके बाद आपसे कहेगा कि वॉल्यूम पे मास है, ये वॉल्यूम पे चार्ज है, चार्ज या मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, कौन कौन सा क्वांटिटी आएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज का, जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, COS बताए थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो आज हम लोगों को देखना क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पता करेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कि जब आप कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम की बात करते हैं तो तीन चीज होता है। एक होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब यह है कि वो सिचुएशन, वो कंडीशन, वो बॉडी में लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें केवल लेंथ के अलोंग एक ही डायमेंशन में मास मिलेगा। अगर आप दूसरे तीसरे डायमेंशन में जाइएगा तो मास नहीं मिलना चाहिए। अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का बात हुआ है तो क्या कहिएगा? आप कहते हैं ऐसे, मास इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही आप चार्ज में भी, यही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़िएगा तो चार्ज लिखिएगा। मास इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कहेंगे? मास इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा along the length, along the length, केवल लेंथ के along, या फिर और मोर करेक्टली, और ज्यादातर सही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, और मोर करेक्टली इन वन डायमेंशन, दैट इज इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। यानी मास जो होगा वो केवल एक डायमेंशन में होगा, एक ही डायमेंशन के अलोंग, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, केवल एक डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में मास नहीं होगा कभी। ठीक है, तो वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं थिन रॉड। रॉड नहीं लिखेंगे, रॉड मोटा भी हो सकता है, तो मोटा रॉड सिलेंडर हो जाएगा, तो उसके दोनों डायमेंशन में मास मिल सकता है, एक्स वाई दोनों में, तीनों में मिल सकता है। कभी कभी आप देखिएगा जब आपका सॉलिड बॉडी होगा तो 3D बॉडी होगा तो थिन रॉड हो गया, रिंग हो गया, है ना, थिन रॉड हो गया, आपका रिंग हो गया। ठीक है, ये सब जो एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? लैम्डा। तो देखिए, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में लिखिएगा इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो आपका मास पर यूनिट लेंथ होगा, यानी पूरे लेंथ पे मास रहेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा। क्या कहेंगे हम लोग? लैम्डा। लैम्डा का मतलब होगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, यानी केवल लेंथ के लॉन्ग मास होगा, तब क्या कहेंगे उसको हम लोग? लीनियर मास डेंसिटी।
तो लीनियर मास डेंसिटी का यूनिट क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, मास का केजी और इसका क्या मीटर। तो क्या लिखिएगा? केजी पर मीटर। एग्जाम्पल ध्यान रखना, थिन रॉड और रिंग होगा तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पे मास पर यूनिट लेंथ को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ को? लैम्डा, जिसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है। पर यूनिट लेंथ पे मान लीजिए 10 मीटर का रॉड है, उसके यूनिट लेंथ में 1 मीटर में कितना मास आ रहा है, दैट इज टर्म्ड एज लैम्डा। अगर आपको लैम्डा दिया हुआ रहेगा ना तो आप मास निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, मास इज इक्वल टू लैम्डा, यानी 1 मीटर का कितना मास है हमको पता चल गया, तो जितना लेंथ है उससे गुना कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा। यूनिटरी मेथड टाइप। ये अगर डिफरेंशियल मेथड में लिखना होता है तो लिखते हैं डीएम और इज इक्वल टू लैम्डा और इंटू डीएल। और टोटल मास पता करने के लिए अगर लैम्डा कांस्टेंट होता है तो बाहर निकालकर इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो ये छोटा सा एलिमेंट डीएल, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका रॉड है, ये आपका क्या है रॉड, और इस पे मास का यूनिफॉर्म बंटवारा। यूनिफॉर्म बंटवारा रहने से लैम्डा कांस्टेंट हो जाता है ना। और ये एल लेंथ का रॉड है, मास दिया हुआ है कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा है। क्या है लीनियर मास डेंसिटी? लैम्डा। तो कहेगा कि बताइए टोटल मास क्या होगा, तो हम सीधे लैम्डा इंटू क्या कर देंगे, एल कर देंगे। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए एलिमेंट लेने का तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहेगा ना कि इस एंड से एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, है ना। जो एलिमेंट होगा उसका लेंथ आप मान लीजिए कि डीएल है ना। एक्स दूरी पे जाके आप एक एलिमेंट ले लिए, किस थिकनेस का भाई? डीएल थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिए, और ऐसा डीएल 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 मिला के पूरा रॉड बन गया होगा। आप कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं, तो ये हम बोल रहे हैं, हम इंटीग्रेशन में ये बोल चुके होते हैं। इंटीग्रेशन में यही पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट को मिला के थ्रू आउट द बॉडी जोड़ते हैं। यही तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। जैसे आप इसको देखिए, ये रॉड है। अब ये रॉड क्या है, इस रॉड को आप बड़ा देख रहे हैं। आप मान लीजिए रॉड को 1 करोड़ टुकड़ा में बांट दिए तो छोटा छोटा एलिमेंट होगा। जैसे आपको दिखाएं हम, जैसे मान लीजिए कि यही थिन रॉड है, इससे भी पतला। तो ज्यादा मोटा होगा तो सिलेंडर के बिरादरी में आ जाएगा, बिरादरी बदलेगा तो फिर दिक्कत है भाई। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा ना, अभी आपके स्क्रीन पे हम दिखाएंगे नजदीक ले जाके। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक, यही इतना छोटा एक एलिमेंट है जिसका लेंथ डीएल है ना। ऐसा डीएल 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 मिला के ये पूरा रॉड बन गया होगा। तो एलिमेंट लेने का है तो यही छोटा इनफिनाइटेसिमली स्मॉल टुकड़ा लेंगे इस रॉड का, और मानेंगे ऐसा करोड़ों अरबों इनफिनाइटेसिमली स्मॉल टुकड़ा मिला के रॉड बना होगा, है ना। तो जब हमको पता होगा, मान लिए कि ये डीएल जो एलिमेंट लिए हैं इसका मास, पूरे रॉड का मास m है, तो डीएल एलिमेंट का मास क्या होगा, डीएम, है ना। तो आपको टोटल मास जब पता करना होगा तो डीएम और लैम्डा पर यूनिट लेंथ का मास और डीएल, और जहां से जहां तक वेरी करेगा, मतलब जहां से भी आप लीजिएगा लिमिट, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज वगैरह में जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये चीज हो गया। ये हुआ कि देखिए एक ही डायमेंशन के लॉन्ग, इस डायमेंशन में कोई मास नहीं है ना। इस डायमेंशन में सब सारा मास इसी डायमेंशन में है, तो कहेंगे ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, है ना। इसको नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अभी अब देखिए, अब हो गया कि 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लिए मास का। अब देखेंगे मास का 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 डायमेंशनल मतलब मास लेंथ के लॉन्ग और ब्रेथ के लॉन्ग, मतलब एरिया पे मास होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, तो एरिया पे मास होगा। तो वो जो होगा दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। पहला तो हम देख लिए, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मास का, देखिए। तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का सरफेस मास डेंसिटी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़िएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या है आपका सरफेस मास डेंसिटी। मतलब समझ रहे हैं बात को, जब मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो लिखेंगे व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the area, along the एरिया, है ना। एरिया या सरफेस एरिया जो कहिए, एरिया के अलॉन्ग,
या आप कह सकते हैं सरफेस एरिया के अलॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। दैट इज टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इन टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में जाइएगा तो आपको मास मिलेगा। तो ये हो गया क्या आपका सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी जो होगा, तो ये जो है आपका ना सरफेस मास डेंसिटी नहीं, इसको कहिए आप सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मास पर यूनिट एरिया होगा, मास पर यूनिट एरिया, है ना, क्या कहिएगा, मास पर यूनिट एरिया, इसको आप क्या कहिएगा, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा भाई, केजी पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे सबसे पहले आप बात कर लिए डिस्क, डिस्क देखे होंगे आप घर में, जिस थाली में खाना खाते हैं वो थाली एक डिस्क शेप का है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिस्क, है ना। डिस्क के बाद हो सकता है आपका स्क्वायर प्लेट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। डिस्क के बाद क्या हो सकता है, जैसे देखिए इस तरह का प्लेट जो है, ये वाला, ये है ना, ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी मास है और इधर भी मास, एक्स एक्सिस में भी मास है और वाई एक्सिस में भी मास है। इसमें ये आपका क्या है, प्लेट है। आप कह सकते हैं स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, डिस्क कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं। ये सब ऐसा बॉडी है जिसमें दो डायमेंशन में मास है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे जब आप देखेंगे तो आगे आप क्या देखिएगा, आगे आप देखिएगा क्या, आगे होगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो क्या होता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में भाई, तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, when mass is distributed, when mass is distributed, when mass is distributed throughout the volume, throughout the volume मतलब पूरे स्पेस में मास होगा, throughout the volume of body, throughout the volume of body, यानी ये थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, that is in all the three dimension, यानी सारे डायमेंशन में मास मिलेगा, इन ऑल द थ्री डायमेंशंस। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है ना। बहुत सारा बॉडी आपके पास ऐसा है जिसका 3 डायमेंशन में मास होगा, जिसके आप जैसे आप एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए सॉलिड स्फीयर। किसका एग्जांपल लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के बाद आप बात कर लीजिए इसका, सॉलिड स्फीयर के बाद आप बात करिए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना। सॉलिड स्फीयर हो गया आपका, सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये सब जो आप देखिएगा ना ईटीसी, ये सब जो है आपका क्या होगा, मास उसमें सारे डायमेंशन में। एक बॉल लीजिए आप, सॉलिड मतलब वो बॉल आपका स्फीयर की तरह काम कर सकता है, तीनों एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों डायमेंशन में मास मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो वो होगा आपका क्या, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप बात करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना। और ये जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है ये रो कहलाता है, क्या कहलाता है, रो। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज रो, तो रो इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, यूनिट क्या होगा, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो बहुत सारे बच्चों को एलिमेंट लेने में दिक्कत होता है, तो भाई एलिमेंट जिस तरह का बॉडी रहेगा, अब बॉडी रहेगा ये, तो एलिमेंट भी हम लोग एरिया के रूप में लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। इसमें एलिमेंट क्या लेंगे, स्ट्रिप। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, पूरा मतलब पूरे में मास है। अब इसमें एलिमेंट लेने का बात करेगा तो एलिमेंट कैसे लेंगे हम, इसमें कहेंगे यहां से एक्स दूरी पे जाके और एक स्ट्रिप लिए, पट्टी लिए, है ना। तो एक पट्टी लिए इस तरीके का, देख लीजिए इस तरीके का एक पट्टी लिए, तो इसका कुछ एरिया होगा ना भाई। मान लीजिए इसका लंबाई एल है और ये dx थिकनेस का ले लिए, तो एलिमेंट भी है। ऐसा ऐसा छोटा छोटा पट्टी बनाएंगे, ऐसा ऐसा पट्टी मिला के ढेर सारा पट्टी मिलाएंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा। एलिमेंट लेने का मतलब है कि आप जैसा एलिमेंट लिए हैं
वैसा सारे एलिमेंट को अगर जोड़ दे तो ये पूरा बॉडी खड़ा हो जाए, बन के खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए, है ना। तो ये चीज है एलिमेंट लेने का मतलब। अब आपसे कहेगा कि सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लेने के लिए, है ना, क्या कहेगा, सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लेने के लिए। तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर में भी कुछ इस तरीके का चीज देखेंगे जब आएगा कि वहां पे हम एलिमेंट कैसे लेते हैं। जब हम वहां पे दिखाएंगे आपको विजुअलाइज करा के, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, है ना। अब मान लीजिए कि ये आपका डिस्क है, तो डिस्क क्या है, एक छोटा रिंग, एक उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, ऐसे मिला के एक पूरा डिस्क तैयार हो सकता है। तो इसी तरह से प्याज होता है ना, प्याज काटते हैं, तो प्याज को जब काटिएगा बीच से तो क्या देखिएगा, एक छोटा सा गोला निकलता है, सबसे बीच में छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से प्याज निकलता है ना। तो उसे करके वो डिस्क बन सकता है, छोटा छोटा प्याज का रिंग मिला के एक प्याज का डिस्क बन सकता है, बनता है ना। तो वो चीज है। तो एलिमेंट वगैरह लेने के लिए जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बता दिया गया है कि अगर हम कहीं लैम्डा लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं या रो लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है। अब जब यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए पहले। देखिए अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे या एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज व्हाट, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखिएगा, आपको विजुअलाइज भी कराएंगे हम, मजा आएगा फिर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन इसलिए कहते हैं कि ज्यादा बड़ा होगा तो फिर विवाद होगा कि सिलेंडर हो गया ये, तो इसलिए थिन लेते हैं ताकि लीनियर मास डेंसिटी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो क्या बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो थिन यूनिफॉर्म रॉड का जब आप बात करिएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए जनरल रूल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, यूनिफॉर्म है। हो सकता है आपको यूनिफॉर्म ना दिखाई दे रहा हो फोटो में, थोड़ा मार्कर से बना रहे हैं। तो एंड ए है और एंड बी है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो हम मान लिए कि यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई तो देखिए आराम से देखिएगा, क्या करेंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम होगा तो मास तो डिस्क्रीट बटा हुआ नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पता कर लेंगे। तो हम मान लिए कि एक छोटा सा एलिमेंट, जब भी इस तरह का बॉडी आए तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए काम करते हैं। एलिमेंट कैसा लेंगे भाई, तो देखिए कहेंगे कि यहां से आप मान लीजिए कि L1 दूरी पे, इस पूरे रॉड का लेंथ मान लेते हैं L, तो यहां से L1 दूरी पे ये है, और तो ये क्या होगा L माइनस L1 डिस्टेंस पे। यहां पे आप मान लीजिए कि आपका क्या है, एक एलिमेंट आप लिए इस तरीके से, कितना दूरी पे लिए, एलिमेंट लिए, कितना एलिमेंट लिए, एलिमेंट, ये मानेंगे कि ऐसा ऐसा एलिमेंट से ही मिला के रॉड बना होगा। और ये जो एलिमेंट आप ले रहे हैं, इस एलिमेंट का थिकनेस आप मान लीजिए कि dx है ना। तो आप मानिए कि लेट द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, लेट द थिकनेस ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का थिकनेस क्या मानेंगे, dx, एंड मास ऑफ एलिमेंट, और जो एलिमेंट का मास है, द्रव्यमान है, वो क्या मानेंगे, dm। क्या मानेंगे हम, dm। पूरे रॉड का मास दिया हुआ है कि पूरा रॉड का मास क्या है, m, m इज द मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड। अब एलिमेंट का मास हम मान लिए dm। तो देखिए इस एलिमेंट के कारण ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पता करेंगे। किसके कारण, इस एलिमेंट के कारण। इस एलिमेंट को एक पॉइंट मास मान लेंगे और इसी के कारण हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे ना हम, लिखेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
वो एक इकट्ठे नहीं निकाला जाता, पहले एलिमेंट के कारण और फिर इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी के कारण। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, आई नहीं, छोटा सा एलिमेंट के कारण डी आई, बॉडी के कारण आई होगा, पूरा निकालेंगे तो डी आई बराबर क्या होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है ना, तो डी आई बराबर डीएम। अब कहिएगा ये डीएम क्यों लिख रहे हैं आप, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि छोटा सा मास के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और आर स्क्वायर, तो आर कहने का मतलब क्या है, एक्स, क्या है आपका एक्स, तो ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर। आप कहिएगा एक्स क्या है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का परपेंडिकुलर दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का परपेंडिकुलर दूरी। हम मान लिए कि मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर दूरी पे है, एक्स दूरी पे है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालने कहा जाएगा आपसे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई डी आई को इंटीग्रेट करके, छोटा सा के कारण मास के कारण पता कर लेंगे और पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसीलिए डी आई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि ये डीएम कहां से आएगा, ये कैसे पता करेंगे इसका मास, हमको तो पता नहीं है ना, तो ये डीएम कैसे पता होगा। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए है ना, तो आप क्या करिए ना, यहाँ पे डीएम कैसे निकलेगा, तो चूंकि ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आप कहिए ना, यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं कि एल लेंथ के रॉड का मास एम है, एल लंबाई के रॉड का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एम बटा एल, इसी को तो लैम्डा कहते हैं, हालांकि यहाँ पे लैम्डा का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एम बटा एल। तो इसीलिए dx लेंथ का मास कितना होगा जो हमें लिए हैं, तो क्या लिखेंगे, m बटा एल और इंटू क्या dx, m बटा एल इंटू क्या लिखेंगे हम, dx लिख देंगे। तो क्या लिखिएगा आप यहां से, I इज इक्वल टू m बटा एल और इंटू क्या dx। ये क्या हो गया आपका, dm के जगह पे लिख दिए, यानी ये जो एलिमेंट लिए उसका मास निकालिए यूनिटरी मेथड से। ये सब देखिए जनरल मेथड है, सब जगह काम आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब जो कांस्टेंट है, रॉड का मास और रॉड का लंबाई कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, है ना। जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और dx, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी और क्या dx, ये वेरिएबल है आपका, है ना। तो अब इसके लिए लिमिट लेना पड़ेगा, तो कैसे लिमिट लेंगे, तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से अगर हम इधर आते हैं, ये यहां से ये जो ये लिए हैं थिकनेस, यहां से अगर हम इधर आते हैं तो हमको इतना रॉड मिलेगा, और यहां से इधर जाते हैं तो इतना रॉड मिलेगा। तो यहीं से जहां पे आप एलिमेंट लिए हैं, बस यहीं से आप बात करिए, कहिए कि अगर हम इधर से -L1 डायरेक्शन में आते हैं तो इतना लेंथ ऑफ रॉड मिल जाएगा, और अगर हम यहां से L-L1 में जाते हैं +L-L1 तो इतना रॉड मिल जाएगा। तो -L1 से +L-L1 तक में पूरा रॉड आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना पूरा रॉड, है ना। -L1 से, कहां से, -L1 से, देखिए ध्यान से, -L1 चलेंगे यहां से तो ये आ जाएगा, और L-L1 चलेंगे तो ये तो पूरा रॉड आ गया इस लिमिट में, है ना। अब इंटीग्रेट करने आपको आना चाहिए, कैसे इंटीग्रेट होता है भाई, तो लिखेंगे I इज इक्वल टू m बटा एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और क्या बचेगा आपका, -L1 से L-L1, L-L1। तो आप कहिएगा यहां से क्या, m बटा एल, 3 बाहर निकाल लीजिए। अब लिखिए आप L-L1 का होल क्यूब, अपर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, और माइनस माइनस प्लस L1 क्यूब। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का एक जनरल सा इक्वेशन निकल के आता है, जो समझ लीजिए हर समय काम देगा,
ध्यान से देखिएगा, m/3l इंटू l माइनस L1 का क्यूब और प्लस L1, है ना। क्या है L1 और क्या है L सब आपको पता है ना। यानी इस किनारे से कितना दूरी पे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए हैं, वही ना दूरी L है। व्हाट इज L1? तो L1 इज द डिस्टेंस ऑफ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए यानी एंड ए से L1। L माइनस L1 क्या है, तो वही कहेंगे B से, यानी ये है एंड B से दूरी और ये क्या है, एंड A से दूरी, यही ना कह सकते हैं। तो दोनों का क्यूब करके आप क्या कर दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। ये कैसा डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी जनरल है तो इसमें अलग अलग सिचुएशन आएगा। कहेगा मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, तो बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2। तो ये भी L/2 और ये भी L/2। तो L1 के जगह पे जब L/2 रखेंगे तो क्या घटना घट सकता है, ये सब अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, तो अब तक आप नोट कर चुके होंगे, यही आपका फिगर है जिसको अभी हम नहीं मिटाए हैं। क्या निकाले, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो क्या हो गया, m/3l और इंटू l माइनस L1 का होल क्यूब और प्लस L1 का क्यूब। यही चीज आप देखिए, है ना। L1 क्या है और L क्या है, भली भांति आपको फोटो में दिख रहा होगा, है ना। ये अब अलग अलग सिचुएशन है, जैसे सिचुएशन 1, यही सब एग्जाम में पूछता है आपसे। सिचुएशन 1, व्हाट इज द सिचुएशन 1? तो सिचुएशन 1 ये है कि व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डायग्राम को हम मिटा रहे हैं, है ना। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through सेंटर से पास कर रहा है ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर से पास करेगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये लिखना जरूरी है, सेंटर से पास करने का मतलब बीचों बीच से भी घुसा के पास कर देंगे, है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस लाइन में वो, उस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, है ना। तो क्या कहिएगा, दैट, तो यहां पे आपका जो केस होगा वो किस चीज का केस होगा, वो होगा कि L1 किसके बराबर होगा, L/2 के बराबर। बीचों बीच से पास करेगा तो डायग्राम याद करिए, L/2। इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा, I इज इक्वल टू m/3l, m/3l। और ये जब बात करिएगा आप L माइनस L1, तो क्या होगा, L माइनस L/2 का होल क्यूब, ये क्यूब होगा यहाँ पे, L माइनस L/2 का होल क्यूब और प्लस L/2 का होल क्यूब, प्लस L/2 का क्या होगा, होल क्यूब। बस किए नहीं, बस L1 को L/2 लिख दिया और क्या, तो ये बचेगा m/3l और L/8 और प्लस L/8, है ना। तो L/8 प्लस L/8 क्या बच जाएगा आपका, 2L/8। तो ये बच जाएगा आपका L/8 कटेगा तो ये ml²/12 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, क्या आएगा, ml²/12। कैसे भाई, पता है ना आपको। आप लिखिएगा यहाँ से m/3l, तो आप एलसीएम ले लिए और क्या लिखिएगा, इंटू 2L/8। तो 2 4 8 और 4 3 12, तो ml²/12। यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के बीच से, सेंटर से पास कर रहा हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, ml²/12। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करता हो, सेंटर ऑफ रॉड से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। देखिए, दिस इज अ रॉड, थिन रॉड लिए, ज्यादा मोटा नहीं लिया गया है। अब देखिए, ये था कि भाई हम जो यहाँ पे निकाले, ये जो आप यहाँ पे देख रहे थे ना, जैसे आप बात करिएगा इसका, तो देखिए ये जो हम लोग पहले केस देखे थे, ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एंड ए है, ये एंड बी है, कह सकते ना, ये एंड ए है, एंड बी है।
तो ये L1 था तो ये L माइनस L1 था, जनरल फॉर्मूला लाए थे। लेकिन अब कहेंगे नहीं, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से पास कर रहा है ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बीच, एकदम बीच से, यानी ये आधा नाप के ही हम आधा होल किए हैं इसमें, ये आधा और ये आधा, तो ऐसे घूमेगा। देखिए ये क्या है, रॉड का ये प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर, देखिए यार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे परपेंडिकुलर है ना, यही है, ये सेम केस है। और नहीं तो सेंटर बोलेगा तो ऐसे भी, इसके बीच से भी, तो ऐसे भी तो सेंटर कहिएगा, इसके सेंटर से पास करेगा नहीं, इसीलिए एक शब्द लिखा जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ऐसे जब ये चला गया, देखिए ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई, और इसके अबाउट ये रॉड क्या हो सकता है, घूम सकता है, इसके अबाउट रॉड आपका ऐसे क्या होगा, देखिए घूम रहा है ना, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करिएगा तो क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। देखिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रॉड इस तरीके से क्या होगा आपका, घूमेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ml स्क्वायर बटा 12 वाला केस है ना। अब अगला सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 में क्या है भाई, तो सिचुएशन 2 में आप लिखिएगा कि व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passes, when axis of rotation passes through one end, चाहे एक एंड से पास करे, through one end, एक एंड से पास करे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये नहीं लिखेंगे तो एकदम निरर्थक होगा, विवादित होगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करे, एक एंड से और प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कैसे भाई, तो अगर आप फोटो बनाना चाहते हैं तो आपके नोटबुक में तो फोटो बना हुआ रहना चाहिए ना, तो लीजिए ये हो गया रॉड, और कहिएगा सर एक किनारे से पास कर रहा है, मान लीजिए यहां से पास कर रहा है, तो जैसे यहां से पास किया ये, तो आपका यहां से यहां का दूरी क्या था, L माइनस L1, तो L माइनस L1 तो जीरो ना हो जाएगा। फॉर्मूला याद करिए ना, फॉर्मूला है L माइनस L1 क्या था, अगर आप याद करिएगा पिछला डायग्राम, तो ये था रॉड है ना, और ये था आपका यहां, तो ये जो दूरी था ये था L1, और ये क्या था L माइनस L1, तो अगर हम इसको उठा के यहां लेके चले आते हैं तो L1 बराबर जीरो हो जाएगा, और L1 बराबर जीरो होगा, तो L माइनस L1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, समझ लीजिए, दोनों बात कर सकते हैं। अगर यहां लाएंगे तो हम जो बोल रहे थे क्या, कि यहां लाएंगे तो L माइनस L1 जीरो होगा, अब पूरा रॉड L1 L के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको यहां उठा के रख देते हैं तो ये L1 जीरो हो जाएगा, तो यहां उठा के रखिएगा तो L1 क्या होगा जीरो, और जो L माइनस L1 है ना, L माइनस L1 वो किसके बराबर होगा, L के बराबर, मतलब ये पूरा किसके बराबर है, L के बराबर है ना। तो L माइनस L1 किसके बराबर होगा, जब ये यहां आएगा तो L के बराबर हो गया। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या लिखिएगा, सो I इज इक्वल टू, ये जनरलाइज करके इसीलिए बता दिया जाता है, M बटा 3L और इंटू L माइनस L1 किसके बराबर है, L के बराबर क्यूब, और वो तो जीरो है ही, तो ये कट जाएगा, उससे स्क्वायर वाला टर्म एक बचेगा, और एक कट जाएगा, क्या बचेगा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई क्या हो गया 3 हो गया है ना। अब ये कहिएगा ये क्या चीज है, तो देखिए ये एक एंड से, मान लीजिए इस एंड से पास किया, देखिए इस एंड से ये क्या कर गया, पास कर गया ऐसे, देखिए आप, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम हाथ से पकड़े हैं ये, और ये आपका क्या है एंड, इसके अबाउट ये क्या कर सकता है, इसे घूम सकता है। यहाँ पे घुमाना थोड़ा कठिन है हमारे लिए, क्योंकि अकेले पकड़ के हम घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप देख ही सकते हैं नज़ारा घूमने का, कि अगर ऐसे है तो इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा, तो है ना, इस तरीके से क्या होगा, ये आपका देखिए घूम रहा है ना, इस तरीके से ये क्या होगा आपका, देखिए तो ये ml स्क्वायर बटा 3 वाला केस है। कौन सा केस है ये, ml स्क्वायर बटा 3 वाला केस है, देख लीजिए। और ये कौन सा केस है भाई, और ये जो हम आपको सेंटर से पास करके घुमा के दिखाए, इसको घुमाना थोड़ा आसान था इसके तुलना में, ये ml स्क्वायर बटा 12 का केस है। ये विजुअलाइज करिए तब सीखिएगा फिजिक्स, है ना। अब क्या है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के बीच से पास कर जाए, एलोंग इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं, एलोंग इट्स लेंथ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का दूरी जीरो हो जाए। मास का दूरी क्या होगा, मास तो यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई परपेंडिकुलर दूरी होगा ही नहीं, अगर ऐसे बीच से पास कर जाएगा तो मास में घुस के ही पास कर गया है ना, कोई परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन 3 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हम यहीं पे लिख सके। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू
ml²/3 है ना, ml² क्या हो गया 3 हो गया। अब सिचुएशन 3 क्या होगा भाई मेरे, तो सिचुएशन 3 आप लिखेंगे कि when axis of rotation passes along the rod, यानी उसके पैरेलल पास कर जाएगा along the rod। तो जब along the rod पास करेगा है ना, तो along the rod जब वो पास करेगा तो along the rod पास करने पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहा है ये मास्टर, तो ये मास्टर इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि ये रॉड थिन है। ये रॉड क्या है आपका, थिन। और इस थिन रॉड में अगर गलती से एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दे दिया सवाल में, तो मास से कोई परपेंडिकुलर दूरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो एसटी काफी लोग के लिए रखा गया है, मोबाइल में घुस के मार सकते हैं। ठीक है, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, देखिए कभी ऐसा मौका आ जाएगा, लिख डालिए एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख लिए रॉड का, तो इस पे बेस्ड देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। क्या करेगा ना, कहेगा कि 3 रॉड ले लिया, क्वेश्चन है 3 रॉड ले लिया, एक रॉड, ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए ले लिया आपका क्या, दूसरा रॉड, और ये क्या मान लीजिए आपका ले लिया, तीसरा रॉड। इस तरीके से 3 रॉड ले लिया है ना, और ये थोड़ा पतला बन गया है, इसको और मोटा कर देते हैं। सबका लेंथ सेम है, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सब यूनिफॉर्म भी है। इसका मास m, इसका मास m और इसका मास, समझ रहे हैं ना, 3 है। अब कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, ये यहां से पास कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो जगह है, ये तीनों रॉड का एंड है, तीनों रॉड का एंड किनारा है। तो किनारे से जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करता है तो आप ऐसे समझिए, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक रॉड ऐसे है तो इसके किनारे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करेगा तो ml²/3। दूसरा रॉड ऐसे है, इसके किनारे से भी पास करेगा तो ml²/3, और इसके किनारे से भी पास करेगा तो ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग स्केलर मानते हैं, किसी किसी बुक में टेंसर कहा जाता है। तो सीधे जोड़ दीजिए आप, कहेगा ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बताइए जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहेंगे ना तीनों रॉड के कारण ml²/3 है, तो ml²/3, ml²/3 और ml²/3, 3 से गुना कर दीजिए, तो I बराबर क्या आ जाएगा, ml²/3, सॉरी सिर्फ ml² बचेगा, 3 तो कट गया, तो I इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ml²। उसके बाद जब आप बात करिएगा, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहेगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रॉड को ऐसे लिया गया है, ध्यान दीजिए, रॉड को इस तरीके से लिया गया है ना, इस तरीके से लिया गया, यूनिफॉर्म रॉड है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा कि बताइए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब इस तरीके से लिए हैं, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये और ऐसे रॉड लिया गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और रॉड को ऐसे टेढ़ा लिए हैं, एंगल कितना बना रहा है ये, थीटा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जनरल रूल, सब कुछ भूल जाइए तो जनरल रूल है, क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर जाकर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पर जाकर dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे, और इस एलिमेंट के लिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे बस, और उसके बाद हम लोग थ्रू आउट क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, तो इस एलिमेंट का मास आप मान लीजिए dm, एलिमेंट का थिकनेस क्या मान लीजिए dx। तो लिखिएगा फॉर एलिमेंट, जो आप एलिमेंट लिए हैं उस एलिमेंट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, dm। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी अगर आप लीजिएगा ना ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो हम परपेंडिकुलर दूरी न लेते हैं। तो क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला एक्स परपेंडिकुलर है? नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो परपेंडिकुलर दूरी ये वाला लाइन होगा, यानी ये जो dx थिकनेस है ना, इसके परपेंडिकुलर दूरी तो ये है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये ना निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x दूरी नहीं लेते, इसीलिए गलत हो जाता है सवाल। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास x दूरी पे x लिख दे, नहीं, x हमको परपेंडिकुलर दूरी लेना होता है। तो ये परपेंडिकुलर दूरी है ये, तो क्या लिखिएगा, di इज इक्वल टू dm, और परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है ना। तो ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। जान रहे हैं ना कैसे, ये आपका हो गया और ये हो गया, और ये हमको r मान लिए परपेंडिकुलर दूरी, और ये x और ये थीटा। तो साइन थीटा बराबर r बटा x, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू साइन थीटा। तो दूरी नहीं लेना होता है, दूरी लीजिएगा x, गलत हो जाएगा। बताए थे पहला दिन ही, परपेंडिकुलर दूरी लेना होता है, तो परपेंडिकुलर दूरी ले लिए। अब हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, डी आई को। किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी आई को। तो क्या लिखिएगा, dm x साइन थीटा, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, dm x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी करेंगे। तो dm x साइन थीटा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब dm कैसे निकलेगा, तो बता चुके हैं ना, m बटा l और इंटू dx। कहिएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं बताइए, अब तो ये जुल्म ढा दिए, तो बताए भी नहीं थे, तो बता चुके हैं बच्चों। एलिमेंट का मास कैसे निकलेगा, यूनिट लेंथ का जितना मास है और इंटू एलिमेंट का जो थिकनेस है, यूनिटरी मेथड से जो अभी निकाले थे तो निकल गया। तो टोटल कैसे निकल के आएगा, अब आइए सॉल्व करना। जो कांस्टेंट है m बटा l कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा थोड़े बदलेगा, ये तो फिक्स है। अब जो इंटीग्रेशन वाले कोपचे में आ गया, अब वो क्या आ गया इंटीग्रेशन वाले कोपचे में भाई, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx कहां से, 0 से लेके पूरा l लंबाई तक। इस रॉड का लंबाई कितना है l, और मास कितना है आपका m, दिया हुआ रहेगा ये सब क्वेश्चन में। हम तो मुंह से बोल के क्वेश्चन करा रहे, इसीलिए अपने मन से लिख रहे हैं ये सब। तो m बटा l, अब क्या होगा इंटीग्रेशन, तो लिखिएगा i इज इक्वल टू m बटा l और साइन स्क्वायर थीटा, और 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा l क्यूब बटा 3। डायरेक्ट कर देंगे तो बुरा मत मान जाइएगा। क्यों नहीं मानिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx का s क्यूब बटा 3, और 0 से लेके l तक, तो x के जगह पे l रख देंगे, तो l क्यूब बटा क्या हो जाएगा 3। तो आप लिखिएगा यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m, एक l से एक l कट जाएगा, तो l स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ml स्क्वायर और बटा 3, और इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ml स्क्वायर बटा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस केस में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अरे एंड से सोचिए ना, एंड से जब पास करता है तो बताए ना ml स्क्वायर बटा 3, बस थीटा एंगल से क्या हो गया, एंड से पास कर रहा था ऐसे, ये ऐसे पास कर रहा था, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा हुआ था मान लीजिए इस तरीके से, और इसको घुमा दिया ऐसे, तो कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो जितना एंगल बना रहा है, अब यही मान लीजिए कि ऐसे सीधा हो जाएगा। आप यही सोचिए ना कि जो हम ml स्क्वायर बटा 3 पढ़े वो कहां से आया। ये मान लीजिए ये रॉड है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब सोचिए कि इस तरीके से आप सोचिए ना कि मान लीजिए कि ये है इस तरीके से यहाँ, तो अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रॉड का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब इसको हम घुमा देंगे, मान लीजिए अभी तो ये इसके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मान लीजिए ऐसे कर दिए, तो अब तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, अब तो ये एंगल लेना पड़ेगा जो इसके बीच का एंगल बन रहा है। अभी देखिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। जब ये सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो अभी थीटा है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख के देखिए, साइन 90 क्या होता है 1। तो 90 डिग्री होने का मतलब कि सीधा हो गया, मोड़ेंगे तो थीटा घटेगा, तो थीटा घटेगा तो ये वाला टर्म आएगा। और जब सीधा रहेगा, सीधे जो पहले भी डिराइव कर चुके, ml स्क्वायर बटा 3, क्यों, क्योंकि उस समय साइन 90 डिग्री होगा, और साइन 90 क्या हो जाता है 1, तो ml स्क्वायर बटा 3 और इंटू 1 का स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। तो ml स्क्वायर बटा 3 और घूम गया, तो जितना वो एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन से बना रहा है
इसको सीधा रख के इसको घुमाए हैं तो जितना एंगल वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बना रहा है लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया है आपको रटवा भी नहीं रहे हैं, डिराइव करके दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे आपसे गलती होता, क्यों गलती होता ये, दिस इज रॉन्ग स्टेप, क्यों, क्योंकि दूरी नहीं लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बार बार बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं, है ना, लंबवत दूरी लेते हैं, समझे बात को, ठीक है। तो आज आप इसको नोट करिए। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़े वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारा ये हम पढ़ चुके। अभी इसमें एक और बच रहा है रिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, बहुत सारा कुछ होगा जो हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपको करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और पढ़ के रखिए, क्योंकि जो आज बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बताए ना आज बेसिक कॉन्सेप्ट कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो वो सब आप यहाँ से कैरी करिएगा अगले सारे वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे चलते चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।